जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं। वो उनको गॉड ऑफ क्रिकेट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ही हैड दैट डिसिप्लिन। एक जो अपने लिए जो एक नियत होती है ना, टू वर्क हार्ड फॉर द कंट्री, वो अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। नियत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे आज का जो यूथ है, वो जो जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको रोल मॉडल बना रहे हैं। So who has been your inspiration? माइकल जैक्सन। उनको देख के मेरे को हमेशा से, मतलब टीवी में भी ऐसे उनका डांस देख के मेरे को फील होता था यार कि इतनी सारी ऑडियंस आती है उनको देखने के लिए, इतनी भीड़, लोग बेहोश हो रहे हैं उनको देख के, मतलब कि क्या एनर्जी होगी उस इंसान की, क्या ऑरा होगा भाई। अभी जैसे रिसेंटली भी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी सुना होगा आपने, जहाँ पे बच्चों की हेल्थ को डैमेज किया गया, पीपल यूज देम लाइक अ सब्सटेंस। और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे कलाकार के साथ है जो कि 2018 में उन्होंने अपनी डांस की शुरुआत करी। एक ऐसे नए प्लेटफॉर्म के साथ उन्होंने शुरुआत करी जो कि रेमो डिसूजा ने क्रिएट किया था। ये उस ज़माने की बात है जब डांस के लिए बहुत सारे लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी, और रेमो डिसूजा के उनके क्रिएटिव एबिलिटीज़ की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत चमक गया था। उसका नाम है डांस प्लस। आपको याद होगा कि उस ज़माने में एक ऐसे डांस कलाकार भी रहे थे जो अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ से सारे ऑडियंस का मन जीत लिया था। और सबसे अच्छी बात उनके डांस की ये थी कि उनका स्टाइल यूनिक था, उनके मूव्स यूनिक थे, और ऑडियंस बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गई थी उनके उस परफॉर्मेंसेस की वजह से, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक फ्रेश डांस फॉर्म उनको देखने को मिल रहा था। शी हैड अ वेरी इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनैलिटी, इलेक्ट्रीफाइंग डांस मूव्स, एंड व्हेन शी वाज ऑन स्टेज शी ब्रॉट एवरीथिंग ऑन फायर। सो आई वुड लाइक टू वेलकम वर्तिका झा, जो कि एक डांसर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। वर्तिका झा जी, she has also appeared in Super Dancer 5, where she has been a choreographer and she got the opportunity to work with kids. सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हम कहते हैं कि किड्स जो होते हैं वो, उनका बचपन जो होता है वो, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। और डांस भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ही फ्रीडम का माहौल हमें महसूस कराता है कि हम एक फ्री बर्ड, एक बच्चे की तरह अपने आप को वो फीलिंग दे सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम एक क्रिएटिव दुनिया का हिस्सा बन पाएँ, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएँ। ये बहुत मुश्किल होता है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के बावजूद भी हम अपने दिल की सुने और आगे बढ़ें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज वर्तिका झा जी को अपने पॉडकास्ट बुला पाया हूँ, और वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरेक्शन। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगा। सो वेलकम वर्तिका। हाय नमस्ते। नमस्ते। सो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, and we all are great fans of your dance, your work, and being a personality who has chased her dreams and been a creator of her own in the dance forms, because it was like एक ज़माना था जब हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे सरोज जी ने बहुत लेजेंडरी काम किया, गोविंदा जी ने अपने खुद के स्टेप्स बनाए, and we had Vaibhavi Merchant and Geeta Ma, as we all know. So जब हमने उन सब डांस फॉर्म को देखा, फिर उसके बाद जब you came like a very shining thing wherein we really got surprised कि ऐसा energetic form, क्योंकि हमने उस शो को रेगुलरली देखा और ये समझा कि even people were very surprised with your creative abilities, and also how you made things very very easy, very normal, and it made us feel कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं। तो ये जो डांस का फॉर्म जितना मैं समझ पाता हूँ वो बहुत यूनिक होता है, और वो ऐसा होता है जैसे भगवान की कृपा होती है जी। तो आपकी डांस की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, एंड व्हाट मेड यू टू गेट इनटू डांस, और अपने थोड़ा फैमिली के बारे में भी ज़रूर बताएं। जी, तो एक्चुअल में मतलब डांस का मेरे को हमेशा से, मतलब छोटे से मम्मी पापा बताते कि
हम कहीं भी जाते थे या कोई भी फंक्शन में, प्रोग्राम में, तो आई यूज टू डांस हमेशा। ऐसा डीजे वीजे पे बजता है ना, अपने शादी वादी में डीजे लगते, तो वहाँ पे हम डांस वगैरह ऐसा करते थे। पर धीरे धीरे बड़े होते गए, स्कूल्स में भी हम ज्यादातर डांस में पार्टिसिपेट करते थे और स्पोर्ट्स में भी, पर डांस में ज्यादा मेरा मन लगता था। तो धीरे धीरे करते 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 एक टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद यार मेरे को ये काम ही है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। डांस करने में मेरे को एकदम हाईएस्ट फील होता है। तो करते 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 9th में हम पहुंचे, तब मेरे को ऐसा हुआ कि यार शायद मेरे को प्रॉपरली डांस ही एज अ करियर, एज अ फोटे मतलब फॉलो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उसके थ्रू। तो ये बात हम मम्मी पापा से किए और वो लोग मेरे को कभी मना नहीं किए। तो फिर उसके बाद हम करते रहे, ऑडिशंस देते रहे, बहुत सारे ऑडिशंस दिए। फिर टीवी शोज के ऑडिशन दिए, एक शो का ऑडिशन दिए डांस दीवाना, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर डांस प्लस सीजन 2-3 का भी ऑडिशन दिए। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन सीजन 4। फिर सीजन 4 में हम एंड तक फिनाले तक गए। एंड मतलब मम्मी पापा, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उन दोनों का पूरा सपोर्ट था मेरे को हमेशा से। बस वो लोग बोलते थे कि भाई लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई कंप्लीट करके 12th तक फिर जाओ बाहर, पर मेरे को मानना नहीं था। मेरे को 10th के बाद ही आना था, क्योंकि हम तभी ऑडिशन दे चुके थे और मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो नहीं पाता, बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड इन डांस प्लस सीजन 4। और बस यही, फिर फादर बोले कि 10th के बाद ही आप जाओ बाहर, कोई टेंशन नहीं है। तो 10th के बाद ही ऑडिशन वगैरह दिया और सिलेक्ट हो गए। तो फिर वहीं से जर्नी शुरू हो गई। और जिस जगह से हम हैं एक्चुअली, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वहाँ का लोगों का माइंडसेट, या जो भी क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, जो थॉट्स हैं वो बहुत ब्रॉड नहीं है। एंड पता नहीं कैसे मेरे मम्मी पापा का वैसा नहीं था। सो आई वॉज वेरी लकी टू हैव देम। एंड बस यही कि वो लोग पूरा सपोर्ट किए, तो मेरे को हमेशा एक 100% बैक सपोर्ट मिला है। तो मेरे लिए वो बहुत लकी था। और यही था कि फिर मेरे लिए चीज़ें इजी कहीं ना कहीं हो गई थी। फिर सब कुछ मेरे ऊपर था कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, उनका सपोर्ट। तो वो मेरे लिए फिर इम्पोर्टेंट था कि I have to work hard for that. Right. So ऐसा रहा मेरा जर्नी। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब इनिशियल रिजेक्शंस आते हैं, एज यू हैव सेड कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में यू गॉट रिजेक्टेड एंड देन यू स्टिल फॉट फॉर फोर्थ। तो ये जो टफ मोमेंट्स में अपने आप को संभालने की जो क्षमता होती है, तो ये हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोगों का सफ़र, मतलब फेलियर का जो पीरियड है वो बहुत लंबा होता है, कुछ का कम होता है। Correct. लेकिन ये होता जरूर है। और इम्पोर्टेंट वो पीरियड ही है जिस पीरियड में या तो अपन गिव अप करते हैं या फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। एंड दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस जब ये देखेगी, और दे नॉर्मली क्या होता है कि फेलियर से लोगों को डराया जाता है। Correct. कि आप फेल हो गए तो आप क्या होगा, तो आप ट्राई मत करो। करेक्ट। तो ये जो एक स्टिग्मा बना दिया जाता है अपनी सोसाइटी से, उसकी वजह से लोग अपनी पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते, या फिर वो एरिया एक्सप्लोर नहीं कर पाते जिनके लिए वो बने हैं। करेक्ट। तो अगर इफ वर्तिका झा इज डांसिंग टुडे, इट वाज मेंट टू हैपन। एंड ऐसा नहीं है कि जो लोग कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या कोई नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग पोटेंशियल डांसर नहीं बन सकते थे। करेक्ट। हो सकता है कि उनको भी इनिशियल फियर का ये डरावना सपना नहीं देते, या फिर सोसाइटी इतना डरा के नहीं रखती। तो क्या पता इनिशियल लेवल से जब वो भी एक्सप्लोर वो चीज़ करते तो वहाँ से भी काफ़ी डांसर्स क्रिएट हो सकते थे। तो ऐसे समय को जब आपने पार किया, तो आप क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को कि आपको अपने आप को कैसे संभालना चाहिए इन डिफिकल्ट टाइम्स? ओके, सो अब ये बहुत बार हुआ है कि ऑडिशंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और डांस प्लस जैसे टीवी जैसे वाला जो शो होता है, तो हमें ना हमेशा एक स्लिप मिलता है जो हम लोग ऐसे अपना वेस्ट पे या कहीं भी लगा सकते हैं। और जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे 10 लोगों को बाहर बुलाते हैं लाइन में, मतलब कर लिए, फिर 10-10 का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ऑडिशन में लाइन में। तो 10-10 का ग्रुप बनाते हैं और हमें रिजल्ट अनाउंस करते हैं, ठीक है। और जो सिलेक्ट नहीं होते उनको बाहर वो स्लिप फाड़ के जाना होता है, पता नहीं क्यों। मेरे को वो नहीं पता क्यों उस पे पूरे नंबर्स और डिटेल्स लिखे। अच्छा। और वो इतना बुरा फील होता है ना, इतना बुरा, वर्ल्ड का सबसे बुरा दिन लगता है वो कि यार सिलेक्शन नहीं हो और ये फाड़ के भी भेजने बोल रहे, ये भी नहीं कि रख लूं याद में रहे मेरे। अच्छा। तो वैसा होता है।
तो वो फीलिंग बहुत अजीब होती है जब सिलेक्शन नहीं होता है। और दिमाग में कैसा कि वही जो आप बोले सोसाइटी दिमाग में भरती है कि इसमें नहीं हुआ तो क्या करोगी, कुछ दूसरा ऑप्शन ले लो, पढ़ाई भी तो छोड़ चुकी हो। तो मेरे साथ तो मतलब बहुत हुआ था, क्योंकि हम पढ़ाई भी छोड़ दी आफ्टर 10th। और मेरे घर वाले जैसे मम्मी पापा को छोड़ के और जो सब लोग हैं बोलते थे कि डांस में क्या है, अरे गड़बड़ सड़बड़ वैसा भी रहता है, होगा नहीं होगा, इधर से हो, उसमें सब जो लोग को जानते हैं वो लोग को ही बुलाते हैं, वैसा सब भी है, मतलब नेपोटिज्म होता है। तो बहुत सारा चीज था, मतलब मेरे बहुत सारी चीजें तो शायद मेरे मम्मी पापा मेरे तक आने भी नहीं दिए होंगे, जो फैमिली वाले बोलते होंगे वो लोग अपने तक ही सीमित कर लिए होंगे, वो भी है। और प्लस जैसे ऐसे लोग बोलते थे तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा नहीं था कि शायद मेरे से नहीं होगा, मतलब मेरे दिमाग में ये आता ही नहीं था, क्योंकि हम सेल्फ बिलीव, और हम बहुत पावरफुल समझते हैं अपने आप को। पता नहीं ये एक मेरा, पता नहीं वो सही है कि गलत है, पर मेरे लिए वो सही है। क्योंकि फिर ना आप जब कुछ सोचते हो, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो ना, तो कोई और उसको हार्म नहीं कर सकता। बस मेरा वही होना चाहिए कि वो सही हो, चॉइस सही हो मेरी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सही का समझा रहा है तो ऐसा भी नहीं कि मेरे को वो नहीं सुनना है, मेरे को वो भी सुनना पड़ेगा, पर एक अपना भी वो रखना होगा कि हाँ नहीं ये सही है। हाँ, रैशनल रिव्यू। करेक्ट। वो होता है कि हम कभी कभी अपने सक्सेस को इतना सर चढ़ा लेते हैं कि वी डोंट इवन टेक द ओपिनियन ऑफ एल्डर्स या फिर जो एक्सपर्ट लोग हैं, करेक्ट, उनका ओपिनियन लेना छोड़ देते हैं हम। करेक्ट, वो बहुत जरूरी है, वो नहीं छोड़ सकते। तो हम हमेशा अपने को मतलब कभी मतलब वो नहीं किए, डाउन नहीं किए अंदर से, पर फैमिली वालों को तो थोड़ा तो होता ही होगा। और मेरे को लगता था कि यार कैसे होगा, क्या होगा, इतना कभी ये सोचे नहीं, बस कभी कभी कैसे हल्का होता है ना कि थॉट आता है, पर हम तब भी बैठ के सोचते थे कि यार, पर कहते हैं ना कि मेहनत करो, दिल से करो तो कोई भी चीज हो ही जाती है। तो मेरे को ये हमेशा दिमाग में आता था कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और हम ऐसा घर पे बैठ के ना टीवी जैसे जो शो आता था, जैसे और सीजन आए डांस प्लस के, तो हम ऑडिशन दिए पर हुआ नहीं। पर घर में बैठ के ना ऐसा टीवी देखते थे मम्मी पापा के साथ, तो हमेशा बात करते थे ऐसा देख के। और ये एकदम रियल हुआ है मेरे साथ, ये मैनिफेस्टेशन मेरा रियल हुआ है। ऐसा देख के हम लोग आपस में बात करते थे, मम्मी यार यही वाले शो में मेरे को जाना है, यहाँ पे ज्यादा ना बातचीत कम करते हैं, मतलब स्टोरी पे बात कम करते हैं, तो मेरे को नहीं ये वाले में जाना है क्योंकि डांस ज्यादा है इसमें। तो मम्मी पापा बोलते थे मेरे को कि यार हम भी यार नहीं बोलते थे कि हम दोनों भी तुमको इमेजिन करते हैं ऐसा स्टेज पे तुम खड़ी हो, हम लोग ऑडियंस में बैठे हैं, ताली वाली बजा रहे हैं। पता नहीं मेरे मम्मी पापा की वजह से मेरे दिमाग में हम ऐसा मैनिफेस्ट कर पाते थे चीजें कि हाँ हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम भीड़ में बीच में डांस कर रहे हैं, लोग मेरे लिए चिल्ला रहे हैं, शिट, हम वो इमेजिन करते थे अपने आप को ऐसा करते हुए टीवी देख के। और मम्मी पापा भी इमेजिन करते थे, तो पावरफुल ऑफ कोर्स लगता है बहुत, क्योंकि जैसे मान लो बच्चे ने अपनी इच्छा जताई, और पेरेंट्स का जो जवाब होता है ना वो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अगर पेरेंट्स बोल दे कि ये क्या बकवास चीज सोच रहे हो, तो फिर हिज और हर ड्रीम्स गेट शैटर्ड, मेरी एनर्जी पूरी लो हो जाएगी। और मेरे वो लोग सोचिए साथ देते थे, बोलते थे कि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तुमको वहां पे, हम लोग खड़े हैं भीड़ में ताली बजा रहे, तुम्हारे मैं ऐसा हो जाता था कि यार मम्मी पापा भी ऐसा सोच रहे मेरे लिए, शिट। तो मेरे को रियल लगता था वो कि मेरे पेरेंट्स ऐसा बात कर रहे हैं तो रियल है। अगर वो लोग बोलते थे भग के का फालतू बात कर, तो मैं ऐसा हो जाता कि यार सच में मैं फालतू बात कर रहा हूँ, मतलब मैं डिफरेंट नहीं बन पाता और लोगों से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही था कि पूरे जर्नी जब भी मेरा रिजेक्शन हुआ है, हम अपने आप को कभी वैसा लो नहीं किए हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हम हमेशा थे कि यार कितने लोग कैसे कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है, वो लोग कितना पेशेंस दिखाते हैं। मेरा तो अभी चालू किए हैं हम, तो फिर करते रहो बिंदास, हो जाएगा, सब होगा ऐसा करके। एक बार मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स में से ही कोई था जिनसे मेरी ऐसी डिस्कशन हो गई जो मेरे को बिल्कुल उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, कि अगर इसमें नहीं हुआ तुम्हारा तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन, कि क्या करोगे। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि आप कभी भी जैसे एक ट्रैक फॉलो करते हो या आपका एक एम है, तो आप कभी भी दूसरा ऑप्शन अगर रखते हो तो आप कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। करेक्ट। क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि यार मेरे पास ये नहीं हुआ तो ये तो है ही, ये तो हो ही जाएगा। तो फिर आप कभी भी इसमें आप अपना 100 पोटेंशियल नहीं दोगे, क्योंकि अरे लगता है अरे है तो ठीक है, लाइटली लेंगे हम। ये बात सही है। तो मेरा ये डिस्कशन मतलब थोड़ा सा वैसा हो गया था कि यार मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरे को लगता है कि एक ही होना चाहिए, तभी हम इसमें
एक्चुअली सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, यही है सिर्फ। हाँ इसलिए अदर ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। हाँ बाद में आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको कुछ बिजनेस साइड से करना है, वो सब अलग चीज है, पर ऑप्शन दूसरा नहीं रखना चाहिए अपने एम के बीच में। तो मेरे को लगता है एक ही वो एक लक्ष्य होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली समाज हमें हमेशा बैकअप रखने के लिए कहती है और हमेशा ये कहते हैं कि सेफ रहो, गवर्नमेंट जॉब में जाओ। क्यों, लेकिन क्यों रिस्क नहीं लेना चाहते लोग? और और ये भी कहते हैं कि अगर मान लो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना भी चाहते हो तो बैकअप में कुछ और रखो। क्यों, लेकिन तो फिर हाफ हार्टेड हो नहीं पाता है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, एक ही डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन ऑल दिस लाइफ की डांसिंग की दुनिया में आने के बाद और पहले? सो जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, एमजे, माइकल जैक्सन, उनको देख के मेरे को हमेशा से मतलब टीवी में भी ऐसे उनका डांस देख के मेरे को फील होता था यार कि कुछ इस तरीके से करना है कि इतना लोग प्यार दें, इतना लोग देख रहे हैं, इतनी सारी ऑडियंस आती है उनको देखने के लिए, इतनी भीड़, लोग बेहोश हो रहे हैं उनको देख के, मतलब कि क्या एनर्जी होगी उस इंसान की, क्या ऑरा होगा भाई। लोग सच में, लोग देखे हम वो वीडियोस की, लोग मतलब बेहोश हो रहे हैं और उनको ऐसा पास किया जा रहा है भीड़ में से, क्योंकि इतनी ऑडियंस से कैसे कोई लेने आएगा। ओ शिट भाई, लोग पागल थे उनके लिए। तो मेरे को देख के, उनको ये देख के ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा कुछ करना है कि लोग प्यार दे मेरे को, नफरत ना करे मेरे से, सिर्फ प्यार करे मेरे से, वैसा अच्छी एनर्जी दे मेरे को। लेकिन डांस को पूजा की तरह समझा जाता है, एक तपस्या होती है। लेकिन आजकल सरवाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, कि सिगरेट, ड्रग्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी बॉडी को और आगे बढ़ाते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, इसलिए हम कैसे भी गलत पदार्थों का उपयोग करके भी हम अपनी बॉडी को चलाते रहेंगे और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि ये सब चीज़ें कंज्यूम करने से हम जो हमारे इनर सोल है उसको हम डैमेज कर रहे हैं और जो हमारे डांस की ब्यूटी है वो कम होने लग जाती है? देखिए, ऑफ कोर्स आप ये सब चीज़ें ज़्यादा करोगे तो एक तो हार्मफुल है, वो पहले समझ में नहीं आता है, पहले लगता है कि बहुत एनर्जी मिल रही है, अरे मज़ा आ रहा है, पर बहुत हार्मफुल है। और जैसे हमारा जो आर्ट है वो फिजिकली बहुत है, मतलब डांस में फिजिकल बहुत है, तो हम लोग को तो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। करेक्ट। और वो आपके ऐसे हेल्थ पे भी, फिजिकल पे भी इफेक्ट करता है और मेंटली भी बहुत इफेक्ट करता है। तो वो एक टाइम के बाद बहुत हार्मफुल है, मतलब अपने को नहीं करना चाहिए वैसा। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कई बार कि परफॉर्म करने से पहले भी कुछ चीजें करते हैं, और वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस चीज, ये मतलब मेरा थॉट है कि जिस चीज को हम जैसा पूजा जैसा वो करते हैं, या मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, पूजा, मेरा प्रेम, मेरा तपस्या है, जो मेरा एक ही चीज है, मेरा गोल है, हम उस चीज को करते वक्त हम, मेरा जो एनर्जी है वो हम अननेचुरल क्यों करें, हम रियल क्यों नहीं रह सकते उसके साथ? एब्सोल्युटली। मेरे दिमाग में है कि हम वो करेंगे तो मेरे से ठीक से होगा, पर ऐसा नहीं है। मतलब कि हम अपने आप को फेक बना रहे हैं अपने आर्ट के लिए, वो सही नहीं है। मेरे को लगता है आपको जो आप जैसे हैं वैसा रहना पड़ेगा उसके साथ, तभी वो एक्सेप्ट करेगा अपने को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं लगता कि ये सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हार्म करेगा ये बाद में, अभी समझेगा नहीं, अंदर से खोखला कर देगा पूरा। क्योंकि वी हैव एग्जांपल्स लाइक लता मंगेशकर जी, जिनको माना जाता है कि वो सरस्वती माता की कृपा थी उन पे, एंड शी हैज लिव्ड ऑल हर लाइफ विथ हर ओन प्रिंसिपल्स। कभी भी उन्होंने गलत चीजों के प्रति बेंड नहीं किया। और अगर इंडस्ट्री में भी किसी से भी बात की जाए तो उनके लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है। Correct. और वो रिस्पेक्ट इसलिए बन पाई है क्योंकि शी हैज बीन कंसिस्टेंट विथ हर प्रिंसिपल्स ऑल्सो। जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, which is very important. उनको गॉड ऑफ क्रिकेट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ही हैड दैट डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, और एक जो अपने लिए जो एक नियत होती है ना, टू वर्क हार्ड फॉर द कंट्री, वो अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे आज का जो यूथ है, वो जो जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको रोल मॉडल बना रहे हैं। सो लाइक यू हैव रोल मॉडल लाइक माइकल जैक्सन,
you have role model. Do you maybe other than this also you must be having a lot of role models. इनके अलावा और कौन इंस्पिरेशन रहे हैं? मतलब इनके अलावा हम ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं जिनको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे, पर मेरे मेन हमेशा से इनका मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना है, और ऐसे और डांसर्स को हमेशा देखते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं। तो डू यू थिंक कि बहुत ही ब्लाइंड फेथ इंडिया में बहुत ब्लाइंड फेथ चलता है स्पिरिचुअलिटी को लेके, या फिर हम किसी को भगवान बना लेते हैं तो अगर कोई चीज़ गलत सामने भी आती है तो उसको भी हम नज़रअंदाज करना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू, हम जिस इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं उस इंसान से, उसको हम ब्रेक नहीं करना चाहते। आप सही बात बोले। सो बट बीइंग अ प्रोग्रेसिव यंग लीडर जहाँ पे यू विल बी फॉलोड बाय सो मेनी पीपल, डू यू थिंक कि हमारा जो एटीट्यूड है पर्सनली और प्रोफेशनली वो सिंक में रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए? बिकॉज सक्सेस को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द ऑडियंस विल बी लुकिंग अप टू यू ऑल्सो, एंड व्हाट इफ़ यू हियर सच काइंड ऑफ न्यूज़, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप कि अगर आप एक क्रिएटिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यू वांट टू मूव अहेड विद डांस, and someday obviously you will be having a very big name. तो ऐसा जब ये स्टोरीज बैकग्राउंड में हिस्ट्री में हमें पता चलती हैं, तो एज अ प्रोग्रेसिव पर्सन व्हाट चेंज यू वुड लाइक टू ब्रिंग एज अ डांसिंग रिप्रेजेंटेटिव, कि इतिहास में जो हुआ वो हुआ, पर वर्तिका झा अपना नाम एज अ लेगेसी क्या प्रस्तुत करना चाहेगी टू द ऑडियंस? तो मेरे को ये लगता है जो सब ये सारी चीज़ें हैं, और मेरा क्या इस पे रहेगा हमेशा कि आप जैसे हो मतलब कि आई थिंक रियल रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो इंसान को रियल बनना पड़ेगा, ऐसे भी और वैसे भी, स्क्रीन पे भी, बाहर भी, कहीं पे भी। रियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर यही है कि उस रियल में कई बार लोगों का रियल गड़बड़ भी होता है, जो वो इन जनरल होते हैं पर दिखावा अलग करते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि अब आपको ये भी समझना है कि अगर आप उस पद पे पहुंचे हो, इतना लोग प्यार दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ अच्छा ही रहना पड़ेगा। अच्छा मतलब वैसा नहीं अरे कर लीजिए खा लीजिए वैसा वाला नहीं, इन जनरल एक जनरल इंटेंशन शुड बी गुड। करेक्ट, एक बेसिक जो अच्छाई होती है, जो हम सबको पता है कि ये बेसिक होना चाहिए। रिस्पेक्ट समवन, मतलब जितने भी जिससे मिल रहे हो आप रिस्पेक्ट करो उसकी, मतलब वो नेचुरल जो आना चाहिए। अगर आप उस मकाम पे, आप अगर उस मकाम पे नहीं भी पहुंचे तो भी इम्पोर्टेंट है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई करेगा कहीं ना कहीं। आप कभी भी रिग्रेट में नहीं रहोगे लाइफ में कि यार हम क्या कर दिए। आप हमेशा खुश रहोगे अगर आप लोगों के लिए, खुद के लिए, सबसे पहले तो खुद के लिए भी अच्छा करना है और लोगों के लिए भी, तो आप हमेशा ना एक अंदर से वाला ना खुश रहोगे, भले आपके पास पैसा कम हो। राइट। ये हम हमेशा ऑब्जर्व किए हैं, जब पहले भी दिक्कत रहा है पैसे का, जब भी होता था, पर हम हमेशा फील करते थे यार हम लोग कितने अच्छे से, कितना खुश है। नहीं भी पैसा वैसा नहीं है, वो हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीड्स है, जब जैसे अब हम बाहर हैं, रह रहे हैं, तो वो सब खर्चे तो हैं, तो वो वाला बेसिक जरूरी तो है, ठीक है, पर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ और हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस से भी हेल्थ सही होता है, ये हम मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे आप पूछे मेरे से कि कैसे आप लोगों को क्या बताना चाहोगे कि कैसा होना चाहिए एक सक्सेसफुल इंसान। देखिए, अभी तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, पर मेरा मानना ये है हमेशा से कि जो मेरे मम्मी पापा भी हमेशा बताते हैं कि आप आर्ट को सीख के आर्टिस्ट तो अच्छे हो जाओगे, पर एक अच्छे आर्टिस्ट में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होना वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा मेरे को मम्मी पापा बताया, और ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि वर्तिका ये हमेशा ध्यान देना कि कभी फ्लो में बह मत जाना, कि कभी समझ में ही नहीं आ रहा है। हमेशा लगे थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, अपने लोगों से बात कर लो, डिस्कस कर लो कि हो रहा है क्या कुछ ऐसा, क्योंकि कई बार ना फ्लो में इंसान को समझता नहीं है कि वो गलत जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बोले कि अपने बड़ों से या अपने से जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिन्होंने प्रूव किया है अपने टैलेंट को, उनका ओपिनियन या उनका एडवाइस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बस यही है कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग रहो, अपने काम के टुवर्ड्स डेडिकेटेड रहो, एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत, और आपको 100% तो अपने आर्ट को देना पड़ेगा। आप जब तक 100% नहीं दोगे तो आप
वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे को लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पैसा आ जाता है ना तो हम इंसान को इंसान नहीं समझते एंड वी ट्रीट देम वेरी लाइक अ पेट। करेक्ट। तो वो बहुत मुश्किल होता है और हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जो अपने से नीचे जो हैं उनकी हम जब कदर नहीं करते हैं तो भगवान ये देखते हैं। ऑफ कोर्स देखते हैं। क्योंकि आई हैव सीन वीडियोस व्हिच वर वेरी डिप्रेसिंग रिलेटेड टू बड़े लोग जो इंसानों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। व्हेन आई सी समथिंग लाइक दिस आई गेट दैट रियलाइजेशन कि इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी दे आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही एक वाकया मेरे को याद आ रहा है जो कि 2018 की बात है, जब सरोज जी हमारे लेजेंडरी डांसर, उन्होंने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था रिलेटेड टू कास्टिंग काउच। तो उन्होंने उस टाइम ये कह दिया था कि इट इज़ द सोसाइटी और द इंटरनल वर्ल्ड इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। अगर ब्लेम करना है तो उस लड़की को ब्लेम करो, इंडिविजुअल पर्सन को जो ये कर रहा है, जो हु आर एंटरिंग इनटू दिस लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट टू अचीव देयर ड्रीम्स, तो उनको ब्लेम करो। लेकिन जब ऐसी बात सामने आती है तो एक सोसाइटी को ना एक पुश मिलता है। जो एनवायरनमेंट क्रिएट लोगों ने किया है, जो इन्फ्लुएंशियल लोगों ने वो एनवायरनमेंट जिन्होंने ये किया है, उनको ये पुश मिलता है कि दिस इज एक्सेप्टेबल। और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि जब बड़े बड़े लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि गलती लड़की की है, जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन रेप होने के बाद ये कहते हैं कि गलती लड़की की है, छोटे कपड़े क्यों पहने, बाहर इस समय क्यों गए, इस समय नहीं जाना चाहिए, तो डैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी ओनली कि ये चीज़ें बहुत एक्सेप्टेबल है। और फिर द गर्ल हरसेल्फ विल गेट दैट फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे कि क्योंकि सोसाइटी में कोई है ही नहीं सुनने वाला, सो हम भी इस भेड़चाल में जुड़ जाते हैं और नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया सब लोगों के लिए। और तो एबनॉर्मल भी नॉर्मल की श्रेणी में आ गया। और इट इज़ अ डेंजरस थिंग फॉर द फ्यूचर ऑल्सो कि क्योंकि क्राइम की एक सीढ़ियों की बात है कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, क्राइम ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता रहता है। जब किसी ने पहली बार खून किया तो वो 10वें खून तक पहुंच सकता है। या पहले अगर किसी ने मांस मच्छी खाई तो वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है। सही बोल रहा है। सो इट इज द फाउंडेशन व्हाट वी आर क्रिएटिंग। इन्फ्लुएंस हो रहे लोग एक दूसरे को देख के, हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। और उसकी वजह से आपकी बुद्धि खराब हो रही है। बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी you become, and people don't understand a simple quote कि the pain of regret is higher than the pain of failure. Of course है ये है। अगर मतलब लोगों को डराया जाता है सोसाइटी में कि तुम ऐसा ही करो, लड़कियों को बोला जाता है तुम इस तरह ही रहो, बाहर मत निकलना, you have to behave in this manner only, अपने सपनों को भूल जाओ, जो चीज़ बोली गई है वो करो। तो भले ही वो फेल अगर होती है तो फेल होने की ताकत दे ही नहीं रहे हैं। और अगर जीवन में किसी से अगर 60 साल 70 साल की उम्र में किसी भी इंसान से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आर यू हैप्पी, आर यू अ सेटिस्फाइड सोल, तो ज़्यादातर फीडबैक यही आएगा कि वी आर नॉट हैप्पी। आप अपने दादी दादा किससे पूछ लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या अपने जीवन से खुश हो, नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि समाज ने उनको कभी मौका ही नहीं दिया अपने दिल की सुनने का। तो भले फेल हो कभी। हाँ, भले फेल हो। वो बनना चाहता है डांसर, लेकिन वो नौकरी ही करता रह गया, गवर्नमेंट जॉब ही करता रह गया। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू अंडरस्टैंड। सो लाइक यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ डांसिंग वर्ल्ड ऑल्सो, यू हैव बीन अ कोरियोग्राफर। तो दोनों बहुत अलग अलग लाइफ है। एंड आई बिलीव डांसिंग के बियॉन्ड है कोरियोग्राफी लाइन। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि एज अ कोरियोग्राफर यू हैव लर्नड विच यू डिड नॉट नो वाइल यू वर ओनली अ डांसर? ओके, तो एक चीज़ मतलब जो मेरे को बहुत समझ में आया, और वो भी काफ़ी बाद, मतलब 2-3 शोज एज अ कोरियोग्राफर करने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी एज अ कंटेस्टेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमारा माइंडसेट सिर्फ अपने को लेके होता है कि हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, या मेरे को
माइंड से ऐसा पूरे टाइम मतलब फोकस्ड रहना होगा, मेरा ध्यान उधर होना चाहिए पूरा, और कुछ मेरे दिमाग में नहीं होता है, तभी सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस पे मेरा दिमाग होता है और मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए उस वक्त, फुल एनर्जी, फुल रिलैक्स्ड, मतलब रिलैक्स्ड भी, कुछ और दिमाग में नहीं आना चाहिए, सिर्फ कोरियोग्राफी का वो रहना चाहिए कि कैसे करने वाले स्टेज पे बस एनर्जेटिक फील करना है मेरे को। पर प्रेशर तब होता है जब हमारे साथ कोई और परफॉर्म करता है और जब हम एज ए कोरियोग्राफर उसको कोरियोग्राफ भी करते हैं विद टीम, तभी क्या होता है कि अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, खुद का भूल जाता है आदमी, उसका ज्यादा चलता है क्योंकि वो तो अभी मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रहा है। उसको तो पता नहीं, आइडिया नहीं है, शो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है, टीवी वाला भी शो है, कोरियोग्राफर भी नया है जिसको जानते भी नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कोरियोग्राफर कि उसको मेरे अराउंड एकदम वैसा फील हो कि वो अपना कंफर्टेबल हो, 100% दे पाए, मेरी एनर्जी भी उसके लिए अच्छी होनी चाहिए कि वो अच्छे से मेरे साथ परफॉर्म कर पाए। और वही है कि कोरियोग्राफर को अपने स्टूडेंट को या अपने जिसको सिखा रहे हो उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। फिर मेरे को जब कोरियोग्राफी भी सेट करना होता है तब अपने हिसाब से नहीं सोचता आदमी, उसके हिसाब से सोचना होता है कि उसका क्या स्टाइल है, वो कैसे अच्छा दिख सकता है। मतलब जैसे शो में होता है कि जब वो लोग एज ए कंटेस्टेंट आते हैं तो एक कोरियोग्राफर का वो होना चाहिए कि वो कैसे अच्छा दिख सकता है। ऐसा नहीं, हम थोप नहीं सकते कि मेरा चीज जो है वो तुम करो। अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो भी करके दिखाएगा, ऑफ कोर्स मना नहीं करेगा, पर एज ए कोरियोग्राफर मेरा वो बनता है कि फ्रीडम दे, हाँ, कि उसको फ्रीडम दे। हाँ, पर जब कुछ नया ट्राई करना है तो हम वो भी ट्राई कराएंगे कि उसका पोटेंशियल भी तो बढ़े। तो मेरे को थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा फन भी रहना पड़ेगा कि मेंटेन रहे, वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में ऐसा लिए नहीं कि कोई छोटा बच्चे के साथ, उसके बच्चों के साथ तो और ज्यादा हो जाता है क्योंकि उन लोग बहुत ऐसे होते हैं कि मतलब लगता है उनको क्या बोला जाए, पर बहुत मजा आता है। सब लगता है कि हम ऐसे पेरेंट्स हो गए हैं एक बच्चे के, क्योंकि ख्याल रखना है पूरे टाइम, उनके पेरेंट्स हैं पर फिर भी रिहर्सल में तो वो पूरे दिन हमारे साथ हैं। तो एक बच्चों का कैसा माइंडसेट अलग होता है, मूडी होते हैं वो लोग, कभी खाना है, कभी डांस करना है, कभी कुछ करना है, तो उनके साथ थोड़ा ढलना पड़ता है। और कभी इतना मतलब ख्याल रखने जैसा इंसान करता नहीं है ना किसी का, छोटे जैसा प्यारा वैसा एक होता है ना अपने को, और बड़े ही फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बच्चों के लिए तो और मुश्किल होता है अगर मान लो उनको आगे वाले राउंड में नहीं भेजा गया तो वो जो दुख है वो उसको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट किड। करेक्ट, कि उस मोमेंट को यू कंसोल कर पाए कैसे। और मतलब अपने को तो बुरा लगता ही रहता है कि यार वो बच्चा, जैसे बड़े बच्चे थोड़ा एटलीस्ट ये समझ जाते हैं, पर छोटे बच्चों के साथ ये हो जाता है कि अपने को बुरा लग रहा है पर उसको तो हमें समझाना है कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छा किए और अच्छा होके आना है अपने को, ऐसा सब अपन बताते हैं उनको। तो वही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग हो जाती है एज अ कोरियोग्राफर, इट्स डिफरेंट। तब हम पूरा अपने बारे में नहीं सोच सकते, मेरे को बच्चे के बारे में ज्यादा सोचना होता है कि वो कैसे अच्छा दिखेगा या वो कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा। So what is more important, खुद के माइंडसेट को संभालना या फिर किसी टेक्निक को समझना? कोई जैसे कोई डांस फॉर्म है उसका टेक्निक जो आप सीखते हो, क्योंकि सीख के ही आप बेहतर कर पाते हो। तो वो डांस फॉर्म को सीखना ज़्यादा मुश्किल है या फिर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना? दोनों चीज़। देखिए, जब तक आप कोई भी आर्ट फॉर्म में उसको सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा उसके प्रति। अपन जब तक कोई चीज में सक्षम हो जाते हैं, जब हम पूरा सीख लेते हैं, हम पूरा उसका जूस ले लेते हैं अपने अंदर, तभी हम यहाँ से कॉन्फिडेंट हो पाते हैं अपने माइंडसेट से। तब अपने को पता होता है कि जब हम उतरेंगे, करेंगे, तो हम मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम करेंगे तो अच्छा, मतलब गंदा नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। तो मेरे को अपना अपने आप को पहचानना कहते हैं उसको, मेरे कि अपने आप को पहचान जाएंगे तो आपका अपने आप माइंडसेट उस आर्ट फॉर्म को लेके स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप कभी बुरा नहीं करेंगे, ओके करेंगे, अच्छा करेंगे, वैसा होता है। या तो गुड होगा या बेटर होगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस अपने में आ जाता है कि जब करेंगे तो इतना उस चीज में उसकी पकड़ आ गई है कि जब करेंगे तो करेंगे वैसा। एक ये पावर वर्सेस टैलेंट का भी एक दिमाग में आता रहता है। कैसा? जो कि लोग बात करते हैं कि
अगर आप पावरफुल पोजीशन में पहुंच गए हाँ, तो जो टैलेंटेड लोग हैं ना, हाँ, वो उस पावर की चकाचौंध में इतने फंस जाते हैं कि अपने रियल टैलेंट को भूल जाते हैं। सो लाइक अगर मान लो किसी को सिंगिंग की बहुत अच्छी एबिलिटीज आ गई या डांसिंग में बहुत अच्छे, उनको भगवान ने वो ये वरदान दिया है टू बी अ गुड डांसर, तो जब वो पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो जो उनके जो जूनियर हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन पे डोमिनेट करें, और वो अपने स्ट्रगल को भूल जाते हैं। जो उनके साथ हुआ वो उनसे ज़्यादा करते हैं। होना ये चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ, चाहिए। हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होने दूंगा। तो ये होता है कि हम वाइज हो रहे हैं विद एज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमने कोई तकलीफ स्ट्रगल को फेस कर लिया, जो जो चीज़ें हमने फेस करी, हम अपने जूनियर्स को या जो एस्पायरिंग डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनके साथ हम उससे भी ज़्यादा बेरहमी कर रहे हैं। तो नाउ पावर वर्सेस टैलेंट की ये बात आ जाती है कि हम हमेशा सुनते आए हैं वर्तिका कि LGBT की बातें होती थी। LGBT इज लाइक दे हमेशा अपने हक की बात करते थे कि इफ समबडी इज अ होमोसेक्सुअल तो सम पीपल शुड एक्सेप्ट दैट। अगर कोई लेस्बियन है तो एक्सेप्ट करो। लेकिन ये करने के चक्कर में वो एक्सेप्टेंस तो वो सोसाइटी से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो हेट्रोसेक्सुअल है वो उनको अपने कैटेगरी में लेके आ रहे हैं बाय डूइंग थिंग्स विच दे कैन डू, बिकॉज वो पावरफुल पोजीशन में है, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, तो वो लोग उन लोगों को सप्रेस करते हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही वो टैलेंटेड है, लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अगर मूव आगे करना है तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो जो गे हैं या जो होमोसेक्सुअल्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे हक की बात हो रही थी शुरुआत में, तुम अपने हक की बात कर रहे थे समाज से कि तुम हमें समझते क्यों नहीं हो, हमारे हक को समझते क्यों नहीं हो। अब जब वो समाज वो हक तुम्हारा समझ रहा है, तो जिनका जो बाय बर्थ हेट्रोसेक्सुअल है, जो हेट्रोसेक्सुअल मतलब हो गया कि लड़का लड़की को पसंद कर रहा है और लड़की लड़के को पसंद कर रही है, तो अगर वो जो नेचर ने उनको जैसा बनाया है, तो तुम क्योंकि पावरफुल पोजीशन में हो तो तुम उनको दबा के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश में आप उनको दबा के आप उनको अपनी कम्युनिटी में ऐड करना चाहते हो। अच्छा, उनको वो करके अपनी कम्युनिटी में ऐड कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू ऐड पीपल इन योर कम्युनिटी कि अगर कोई हेट्रोसेक्सुअल है कि तुम भी गे बन जाओ बाय गिविंग वर्क। हाँ, जबरदस्ती, बाय गिविंग वर्क। करेक्ट। सो हो यही रहा है इनडायरेक्टली, और ये बहुत सालों से हो रहा है। और वही मतलब है नहीं जो वो कर रहे हैं, हाँ, जबरदस्ती का भी कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक सक्सेस की एक उनके माइंडसेट बना हुआ है कि वो वहां पहुंचना चाहते हैं। उस सर्च के पीछे भाग भाग के वो अपने आप को खो रहे हैं। और जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो भी वो अनहैप्पी रहते हैं। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि सक्सेस की रियल परिभाषा क्या है। सो पावर वर्सेस टैलेंट की अगर अपन बात करें, यू बीइंग दिस बिलोंगिंग टू दिस इंडस्ट्री, बिलोंगिंग टू दिस जनरेशन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि आगे का जीवन एज अ लेगेसी ऑल्सो, कि कैसे सोचते हो कि अगर भगवान ने तुमको अपॉर्चुनिटी दिया टू बी अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल, तो व्हाट चेंजेस यू वुड लाइक टू ब्रिंग? कि अब जैसे यू हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, 2017 से यू आर वर्किंग हार्ड, अभी 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारी तकलीफें देखी होंगी। तो अपनी तकलीफों से सीख के अपन क्या चाहते हैं कि आगे की जनरेशन को वो तकलीफें नहीं मिले, तो व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म यू वुड लाइक टू क्रिएट? ओके, तो आप एक चीज़ बोले थे कि जैसे अपना की बात तक अच्छे रहे हम लोग, तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नीचे वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो। मतलब जैसे हम अभी हैं कोई जगह पे पहुंच गए, तो हम स्ट्रगल देखें और हम बहुत सब कुछ देखते हुए हैं, बहुत मेरे पास नहीं था पैसा, हम इतने अमीर नहीं थे, गरीब फैमिली से ही थे और बहुत बैकवर्ड फैमिली से भी थे। तो मेरा जो हुआ धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा, हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। अब वो मेरे पे है, वो मेरा चॉइस है कि हम अपने नीचे वाले को या अपने जो
टीम वाले या जो भी है हाँ, हाँ, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, जो आप Right, ये बात right, बोले कि right. कई बार हमें समझना चाहिए कि हम जिस चीज से गुजर के आए हैं अभी उसका वो फेस चल रहा है, हाँ, तो आई शुड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। या तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अबे मैं भी तो किया था, उसको भी करने दो, मतलब उसके साथ भी करेंगे वैसा गड़बड़ हाँ, जो मेरे साथ हुआ था, हाँ, हम समझेंगे नहीं उसको, हाँ, हम और करेंगे उसके साथ। हाँ। और वो ये भी एक बात है कि जैसे वन हैज रीच टू दिस लेवल हाँ। और कोई अभी शुरुआत कर रहा शुरुआत किया है, है। तो जो यहाँ पहुंच गया है ना, वो और ऊपर पहुंचना चाहता है। करेक्ट, वो कोशिश ये नहीं कर रहा कि इसका हाथ पकड़ के मेरे तक लेके आऊं। करेक्ट। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के इंसान हो। चॉइस, हाँ, चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब आपका उस वक्त वहां पहुंचने के बाद चॉइस क्या है कि आपको उसको समझना है जो आपके साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो भी वही फेज से गुजर रहे हैं जो हम गुजर चुके हैं। मेरे को हेल्प करना है, उसको Right. बताना है कि कैसे कर सकते हो, या Correct, गाइडेंस correct. दूंगा या तो छोड़ दूंगा उसको Correct. उस हाल पे, या फिर पाँव से उसको तो हम नीचे जानबूझ दबा के रहे हैं। गलत करूंगा उसके साथ। हाँ, तो correct. ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तीन चॉइस हो सकते हैं, हाँ, या तो उसको छोड़ दो, अपने से उसको समझने दो, हाँ, दैट इज ऑल्सो Yeah, गुड that is चॉइस। also good. और एक, या तो मैं थोड़ा हेल्प करूं उसको, थोड़ा तो गाइडेंस दे दूं। हेल्प अच्छा नहीं करो तो बुरा मत करो। बुरा मत करो यार, मतलब हाँ, कि उसको that is दबाओ good. मत। हाँ, फिर तो मेरे को लगता है ये जो यहाँ पे बंदा है ऊपर, वो कभी इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। Right, वही रुक जाएगा या हाँ, तो उससे नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको जो पावर मिला, हाँ, जिस हाँ, चीज से वो होके गया, उसमें वो लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है, हाँ, या जो अपने हैं जिनको करना चाहिए उसको ही नहीं कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो अपना चॉइस है, और उसको सही करने के लिए देखिए अब का जो जनरेशन वैसा हो गया है कि लोगों को समझाना विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोग मतलब हाँ ऑफ कोर्स अभी वही है कि जो लोग मानने वाले होंगे बात, जैसे अभी हम ये बात बोलेंगे तो मेरे को जो लोग देखते होंगे, जानते होंगे, शायद वो लोग जो मेरे रियल फैंस होंगे वो मेरा बात मानेंगे, पर पूरी दुनिया को तो इंसान वो नहीं कर सकता। शायद हम एक टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाए तो पूरी दुनिया भी मेरी बात मान सकती है। एंड मेरे को ये वाली चीज़ों में यही लगता है कि बस वही है, तुमको आजू बाजू लोगों को समझते हुए चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, लोगों के लिए हेल्प करते रहना है, ये सब सारी चीज़ों में। और एंड वाला क्या आप पूछे थे मेरे से कि व्हाट लेगेसी यू वुड लाइक टू कीप, कि क्या ऐसा क्या करना चाहेंगे जो एस्पायरिंग डांसर्स की मदद हो? ऐसा क्या करना चाहेंगे कि उनकी मदद हो? जैसे कि मतलब रेमो डिसूजा जी ने 2018 में ये प्लेटफॉर्म लाया है। अच्छा, वैसा ये बहुत ही यूनिक था। कैसे हेल्पफुल हो सकता है उनको ग्रो करने के लिए। ये बहुत यूनिक था। जब मैंने ये पहली बार ये शो देखा, मैंने रियल में ये समझा कि किसी ने डांस को इतने साल तक समझा, उस इंडस्ट्री को समझा, और अपने डांस को पूजा की तरह समझ के कोशिश करी कि उसी को एक मंदिर बना के और लोगों को भी वो माध्यम दिया जाए। करेक्ट। मैं बहुत इम्प्रेस था इस चीज से, इनकी ये शुरुआत से। वैसे ही डू यू थिंक कि यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू वर्कशॉप्स, कितने वर्कशॉप्स करते हैं, कितना कुछ, और ब्रांड्स एड शूट्स होते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो अभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ड ऑन योर स्ट्रगल व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या करना चाहिए कि एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट हो कि और लोगों को मौका मिले? ओके, तो हाँ मेरे को है इस चीज़ पे मेरे दिमाग में कुछ कि सबसे पहले तो मैं बहुत सारे ट्राई करूँगा, मेरे क्लासेस या मेरे वर्कशॉप जिस जगह तक पहुँच नहीं पा रहा है, या लोग सीखने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फैमिली वैसा सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या पैसों का दिक्कत है, तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि जो भी एरिया है, जो भी अदर ऐसे सिटीज़ हैं, छोटे छोटे गांव एरिया है, वैसा सब जगह पे मेरा कुछ ना कुछ क्लास या मेरा कुछ एक मंथली या कुछ वीकली कुछ एक सेशंस हो सब जगह पे, कि मेरा इतना लेवल पे हम पहुंच जाए कि हम इतने सारा लोगों को अपने टीम में रख सकें और लोग अलग अलग जगह जाके सिखा रहे हो। ये तो सबसे पहले कि लोग सीख सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग सीख नहीं पाते, और वीडियो देख के सीखना और लाइव सीखना वो बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ तो हम ट्राई करेंगे, और तब शायद मेरा प्रोडक्शन भी हो पाएगा खुद का, हम प्रोडक्शन बना पाएंगे, तो हम मूवीज बनाएंगे। अच्छा मूवी, शॉर्ट मूवीज तो हम लगेगा मेरे को कि जो बहुत ही टैलेंटेड है उन लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि ये चीज़ में हम रेमो सर से इंस्पायर हैं, क्योंकि सर हमेशा जितने भी अपने लोग रहे हैं उनको कभी भी मूवीज बनाते हैं सर, या कुछ अलग करते हैं, तो सर हमेशा अपने लोगों को अपने साथ रखते हैं, जो अपने लोगों भी प्लस जो उनको लगता है कि टैलेंटेड है, जो बाहर से भी है, जिसके वो वीडियोस देखे हो या कहीं उनसे मिले हो, तो सर वो चीज़ हमेशा करते हैं। और जो मेरे को लगता है
हम डांसर्स के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ अब देखिए हम लोग हमेशा सर के लिए अच्छा ही सोचते हैं, हाँ, हम हाँ। लोग उनके लिए अच्छी एनर्जी ही देते हैं, क्योंकि वो हमेशा वो सबके लिए सोचते हैं। हाँ, तो वो तो बहुत राघव इज वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सोचिए, उनको मौका मिला। और रेमो जी इज लाइक ही इज अ वेरी इंक्लूसिव पर्सन। बहुत ज्यादा। हाँ, कि ऐसे नहीं कि एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है कि वो Inclusive है। लोगों को जोड़ना चाहते हैं जोड़ना अपने चाहते हैं। काम के साथ, आगे बढ़ाना करेक्ट चाहते हैं। करेक्ट। तो वो चीजें हैं। और क्या कर सकते हैं हम? सो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव। आई एम श्योर बहुत सी चीज़ें हैं विच यू कैन डेफिनेटली डू। करेक्ट। पर होता क्या है कि हम कभी कभी अपने इस रोबोटिक स्टाइल में काम करते रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, तो सब मैकेनिकल, हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द सोसाइटी टू प्रोग्रेस। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है? As in, साथ में इतने लोगों के साथ आपने काम किया, तो सबसे ऐसा इंसान यू थॉट कि वो नायाब है, डिफरेंट है, ओके, वेरी तो ट्रू टू हिज वर्क? हाँ, मतलब बच्चे लोग तो सभी प्यारे थे मेरे, हाँ, ऐसा। हाँ। और पर अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं हम्म। तो मतलब मेरे को सबसे ज्यादा ऐसा लगाव, और छोटा भी था इसके लिए उससे, ऐसा संचित। अच्छा, क्योंकि संचित। हम लोग पूरे 8 महीने साथ में थे, क्योंकि वो अच्छा, शो लॉकडाउन के टाइम अच्छा, लॉकडाउन में आया था। तो हम लोग पहले शूट किए, फिर लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के टाइम हम लोग एक दमन में बड़े होटल में गए, जिसके बैंक्वेट में, सोचिए मतलब जो ऑडिटोरियम टाइप होता है, हाँ, उसमें सेट लगा हमारा शो का, और हम लोग वहां शूट कर रहे थे। अच्छा। और हम लोग पूरे मतलब 8 महीने वो शो चला लंबा, क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ था नहीं। फिर हम लोग पहले भी शूट किए, फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन शूट किए, फिर उसके बाद वापस लॉकडाउन खत्म हुआ तो बाहर यहाँ फिल्म सिटी आके वापस शूट किए। अच्छा। तो वो जो जर्नी इतने लंबे टाइम की हमारी हो गई, क्योंकि हम लोग रहना भी साथ में, प्रैक्टिस भी साथ में, होटल में रह भी साथ में रहे, प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे। तो उसके साथ मेरा बॉन्ड सबसे ज्यादा अच्छा हो गया था। संचित चनाना। और बड़ों में, लाइक बच्चों में तो आपने बता दिया। बड़ों में जिनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री हुई, यू थिंक दैट ही और शी इज वेरी ट्रू टू देयर वर्क? सौम्या एंड नेपो के साथ मेरा मतलब ऐसा फ्रेंड जैसा, मतलब सौम्या के साथ तो मेरा बहन जैसा है, और नेपो के साथ मेरा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। और संचित की एक क्वालिटी हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो अभी वो बच्चा एक्चुअल में इतना छोटा हो के बहुत ज्यादा समझदार था। मैच्योर्ड है। कितने साल का था वो? 9 या 10 साल का। बहुत ज्यादा मैच्योर। तो एक दिन एक इंसिडेंट बताते हैं। तो एक दिन हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे, और हमारे एक्ट्स में ना बहुत चेंजेस हो गए थे। तो मेरे को ना कोरियोग्राफी बहुत इंस्टेंट चेंज होता है ना, तो मेरे को याद करने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, मेरे को याद होने का थोड़ा सा। हाँ, और लास्ट मोमेंट पे, जैसे हमारा कल ही शूट है, आज टेक्निकल होने वाला, और आज ही कुछ चेंज हो गया है। तो अभी वो चेंजेस हो गया, और कल ही शूट है हमारा। तो वो बच्चा नहीं डर रहा है, कि बच्चों का माइंडसेट कैसा होता है, फ्री, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या बुरा लगना है, क्या होना है, बस अच्छा करना है, बस करना है मेरे को बिंदास, फ्री माइंडसेट होता है। अभी हमारे बड़ों के दिमाग में चीजें चलती हैं कि क्या, अरे अभी हुआ नहीं है, मेरे को याद नहीं हुआ है, कैसे करेंगे उसके साथ। और उसका भी टेंशन लगता था कि उसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो एक दिन हम बहुत ऐसा सैड होके प्रैक्टिस कर रहे थे उसके साथ, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे होगा ये कंप्लीट, अभी टेक्निकल्स है, थोड़े टाइम में कैसे स्टेज पे करेंगे। तो वो एक कॉस्ट्यूम पहन के करना है, भूल ना जाए स्टेप, ऐसा सब चल रहा था मेरे दिमाग में। तो हम फुल स्ट्रेस में उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, और ना पता नहीं कैसे उसको समझ में आ गया ये चीज कि हम ठीक नहीं फील कर रहे हैं अंदर से। जैसे पीछे मुड़ता है, मेरे को देखता है और ऐसे करता है गले मिलने के लिए, और मैं उससे गले मिलता हूँ और मेरे को रोना आता है इतना। हम सोचे कि ये बच्चे को कैसे समझ रहा है कि मेरे को दिक्कत फील हो रहा है और गले मिलना चाहिए, गले मिल के उनको ठीक लगेगा। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस अच्छे से, मेरे को थोड़ा एनर्जी आ गया उससे ऐसे गले मिल के। तो हम वही सोच रहे थे कि इतने छोटे बच्चे को कैसे इतनी समझदारी है। तो मेरे को इस वजह से भी उससे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत समझता था, बहुत मैटर करता है, क्योंकि बड़े भी नहीं समझ पाते कुछ चीजें जो बहुत सिंपल होती है। कई बार अपने लोगों को अपन चेहरा देख के भी बता सकते हैं ना, पर कुछ लोग नहीं बता पाते हैं कि आप ठीक नहीं फील करो, तुम वैसे नहीं हो जैसे रोज रहते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार कि छोटी चीजें कौन नोटिस करता है, उससे हम ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो हमने देखा है पोल डांस करते हुए कुछ रील्स देखे थे, तो हाउ मच टाइम लगा सीखने में दिस डांस फॉर्म?
तो ये मेरी एक टीचर है लिप्सा मैम करके, वो सिखाती हैं। वो मेरी डांस प्लस में भी धर्मेश सर की टीम में, कोरियोग्राफी टीम में थी, तो तब से हम उनको जानते हैं। अच्छा। एंड वो बहुत बाद में पोल सीखी और अभी सिखाती हैं। वो इतना अच्छा सीख गई है कि अच्छा। और हम जाते रहते हैं बीच बीच में, हम रेगुलर क्लासेस नहीं जा पाते क्योंकि मेरा थोड़ा बैक का भी प्रॉब्लम है। तो पोल में कैसे कि अपने को ऊपर भी जाना होता है, तो मेरे को मतलब फिर भी बेसिक थोड़े बहुत चढ़ने, लटकने, थोड़ा घूमने, मेरे को लगता है मंथ के अंदर मेरे को वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, क्योंकि अपन डांस करते तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रेंथ रहता है अपने को, पुश पुल का आइडिया है, तो पोल में पूरा वैसा ही है। तो 1 मंथ में मेरे को बेसिक समझ में आ गया। अभी मेरे को एडवांस आता नहीं है बट देन यू वर जो रील देखे ना हमने, तो इट वाज लाइक कि बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। कट में है वो वीडियो, एक फ्लो में नहीं है, कट में है, तो हो जाता है, पर लंबे देर तक पोल पे रह नहीं पाते। उसके लिए स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए उसके साथ, तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो मैंने रील देखी थी उसमें तो यू वर इन दी लाइक एट द टॉप ऑफ द पोल। हाँ। तो इट वाज वेरी ऑब्वियसली, ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो फॉर्म को समझना सीखना बहुत मुश्किल तो होता ही है। तो अभी 2 टाइप के पोल भी होते हैं, एक नॉर्मल जो स्टील वाले होते हैं, और जो हम वीडियोस बनाए हैं वो ग्रिप वाले। अच्छा। एक मतलब मैम ऐसा लगा के रखी है क्लास में कि एक ही सिर्फ ग्रिप वाला, जिसमें किसी को दिक्कत हो रहा है या कभी अपन पैंट्स पहने हैं तो उसमें कर सकते हैं, दैट इज इजी। पर जो ये बिना पोल वाला, लाइक वन इज ग्रिप एंड वन इज स्टील टाइप वाला। तो उस पे आपको थोड़े शॉर्ट्स वगैरह ही पहनने पड़ेंगे, क्योंकि स्किन से ही अपने ग्रिप बनता है उसमें, तो तब इजी होता है। तो उसमें डिफिकल्ट होता है ज्यादा देर टिकना। उसमें हम लगता है कि 1 मिनट तक टिक सकते हैं, 30 सेकेंड मेरे को लगता है। ये वाले में 1 मिनट तक हम टिक सकते हैं, जो ग्रिप वाला है, तो वो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उसमें पूरा ऐसा खुरदुरा टाइप का नहीं होता, तो उससे ग्रिप अपना अच्छा होता है। पर स्टील वाले में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो स्लिपरी होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, उसमें ग्रिप स्किन पूरा ऐसा खींचता है अपना। That is what I was wondering कि ये फॉर्म इतना मुश्किल है, तो है मुश्किल तो है, बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। तो डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन इंडियन पेरेंटिंग? जिस तरह से परवरिश करते हैं माँ बाप बच्चों की, कोई कमी आपको लगती है जो आप बदलना चाहोगे आफ्टर यू बीइंग अ पेरेंट? ओके, तो अभी जैसे हम वॉच किए हैं कुछ लोगों को, कि जैसे अब के टाइम पे हम बहुत लोगों को देखे हैं कि बच्चे अगर गलत भी कर रहे हैं ना, तो उनको बढ़ावा दिया जाता है कभी-कभी। हम कोई स्पेसिफिक पेरेंट या ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर हम बहुत जगह ये देखे। हम एक इंसिडेंट भी शेयर करेंगे आपको, कि ऐसा ना लगे बात की जनरली यू आर स्पीकिंग, कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है, और अपने को होता है कि नहीं वो सही है। कई बार गलत, थोड़ी चीजों में गलत होता है, फिर भी अपने को एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि नहीं यार मेरा बच्चा है, वो एक होता होगा, ठीक है हम मानते हैं। पर जब भी गलत है, बच्चा तो गलत है, ऑफ कोर्स, और फिर उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रियलिटी चेक भी तो देना चाहिए कि नहीं बेटा तुम यहाँ गलत थे, या तुम इतने अच्छे भी नहीं इसमें हुए हो, तुम कर सकते हो, तुम करो, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अभी तुम सक्षम नहीं हो उस चीज के लिए। तो मेरे साथ एक बार क्या इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग शो में थे और बच्चों का ही ऑडिशन चल रहा था, सिलेक्शन चल रहा था। तो एक इंटरनल सिलेक्शन होता है, तो वहां पे बच्चों को कोरियोग्राफी सिखा के परफॉर्म करवाया जाता है, क्योंकि शोज में कोरियोग्राफी चाहिए, जिसको याद भी हो जाता है सब कुछ, कोरियोग्राफी कैसे करता है। खुद का डांस तो हम करेंगे, पर कई बार थोड़ा अलग डांस फॉर्म भी करना पड़ेगा, वैसा सब। तो हम लोग एक एग्जामिनेशन टाइप होता है, जिसमें अलग अलग टाइप का कोरियोग्राफी 2-3 लोग सिखाते हैं, और उनको परफॉर्म करना होता है। ठीक है। तो एक बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ, और हम बाहर आए, उसके पेरेंट्स खड़े थे ऐसा, और वो बच्ची खड़ी थी। अब वो मेरे से क्या पूछते हैं पेरेंट्स, कि मैम मेरी बच्ची का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो तो अच्छा की। अब बताइए, अब मैं इसमें क्या बोलूं, उनकी बच्ची भी सामने है, वो भी सामने है। अब वो तो उसके दिमाग में भर रहे हैं कि तुम भाई क्रेजी हो, तुम मतलब तुम ही हो। ये बात, वो गलत चीज है ना, वो बच्ची के दिमाग में हमेशा वैसा रहेगा, मैं तो अच्छी हूँ, ये लोग गड़बड़ हैं जो बैठे हैं, ये लोग को नहीं समझ में, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द किड। है वो डेंजरस। तो फिर हम उनको समझे ही नहीं कि हम क्या बोले। हम बोले सर कुछ ना कुछ होगा गड़बड़ी, या कुछ ना कुछ कम होगा अभी के टाइम से जो बच्चे हैं
उस हिसाब से आपकी बच्ची का थोड़ा प्लस माइनस होगा। पूछना भी चाहिए था, तो बच्चा मौजूद नहीं हो तब पूछते तो वो फिर भी ठीक रहता। बच्चे के सामने नहीं पूछना चाहिए। या तो आप ये पूछते आके कि मैम क्या कमी है और क्या ठीक कर सकते हैं बच्चे में। करेक्ट। तो फिर राइट क्वेश्चन लगता कि हाँ बच्चा इंप्रूव करेगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मेरे को भी ऐसा अचंभित कर दिया कि यार पेरेंट्स ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा की थी परफॉर्म, इसको क्यों निकाल दे हम ये इस पे क्या बोले यार हम, ये कैसा क्वेश्चन हो गया मेरे से। हम बच्चों को दोष देते हैं, ज्यादातर दोष तो माँ बाप को देना चाहिए। जो हम बच्चों को नॉर्मली दोष देते हैं ना, ये बच्चा कैसा निकल गया, इसमें गलती उस बच्चे की नहीं है। इस पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि माँ बाप समय ही नहीं देते आजकल बच्चों को। कई बार पेरेंट्स का भी हो सकता है, और कई बार मेरे को लगता है बाहर निकलने के बाद भी बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से मिल के देख के कि ये कैसा है, ओ ये चीजें नॉर्मल है, ओ नॉर्मल है। वो इन्फ्लुएंस इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिलता, ये भी हो जाता है। उनको ज्ञान मिलता है। घर पे सिर्फ ज्ञान मिलता है, सिर्फ ज्ञान में भी दिक्कत हो जाता है, प्रेम और टाइम नहीं मिलता। दैट इज समथिंग व्हिच पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड। सो एजुकेशन सिस्टम में डू यू थिंक एनी प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादातर मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इसी को तवज्जो देते हैं? किसी इंसान को अगर अच्छा सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड ना एजुकेशन सिस्टम में अपन ने उस ऑप्शंस, उस द्वार को ज़्यादा नहीं खोला है। उसको एक सेकेंडरी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। करेक्ट। जैसे किसी बच्चे को मान लो एक चॉइस मिल जाए कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहे, म्यूजिक में जाना चाहे, तो वो चॉइस एजुकेशन सिस्टम देता ही नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा ये बताया जाता है कि आप पढ़ाई से ही कुछ बनोगे, और मार्क्स लाने का ही एक तरीका समझाया जाता है। तो क्योंकि वो सेकेंडरी हो जाता है, तो इवन पेरेंट्स ध्यान नहीं देते और वो बच्चा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता अपने नेचुरल क्वालिटीज को। तो डू यू थिंक कि एजुकेशन सिस्टम में महाराष्ट्र में या फिर बियॉन्ड पूरे इंडिया में भी अगर अपन देखें कि तो कोई चेंज की ज़रूरत है जहाँ पे और इंक्लूसिव किया जाए? मेरे को यही लगता है कि जैसे अब हम बहुत सारे स्कूल्स में देख रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी एडेड है स्कूल में। तो वो बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हो गए कि मेरे बच्चों को, मेरे को बहुत सारी एक्टिविटीज सिखानी है। फिर उसका अब तो थोड़ा दिमाग लोगों का मेरे को लगता है ब्रॉड हो चुका है, खुल चुका है। पर कुछ लोगों का या मतलब यही पूछना चाह रहे हैं ना कि लोगों को कैसे उससे वो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि आफ्टर 60 ईयर्स, 70 साल की उम्र के बाद हर इंसान ना फील करता है कि कुछ कमी रह गई। जिम्मेदारियां तो सारी निभा ली मैंने, लेकिन अपने लिए नहीं जिया, एक दिन भी नहीं जी पाया, सारी जिम्मेदारी निभाते तो उसको कैसे उससे डील वो करना तो है? और इसका कारण ये नहीं है कि वो इंसान नहीं जानता, उसको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा ये बोला है कि तुम रोबोटिक बनो, तुम वही करो जो ट्रेडिशनली करते आए हो। और माँ बाप भी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि नंबर लाओ, मार्क्स लाओ। अब अगर मान लो एक सिंगर छुपा हुआ है, हिडन, वो क्वालिटी है, तो उसके लिए तो उसको वो फ्रीडम देनी पड़ेगी ना। तो वो चीज मिलती नहीं है इस सिस्टम में। तो वो गलत चीज है। तो स्कूल्स में ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम इस चीज पे भी फोकस करें, उस पे भी नंबर दिया जाए। करेक्ट ही होना चाहिए। 80 नंबर उसमें दिया जाए तो 20 नंबर तो ऑटोमेटिकली वो फोकस बढ़ जाएगा। करेक्ट। वही जैसा हम आपको बताया ना कि अभी हम बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा सुन रहे हैं, कहीं देखे भी जाके कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे सिंगिंग है सिंगिंग, कोई स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स, पर उसके वो भी होते हैं उनके मतलब जैसे शोज टाइप भी वो लोग करते हैं कि एग्जामिन कर सके उनको कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, शो टाइप। अब जैसे स्पोर्ट्स का है तो एक उन लोग मतलब गेम्स टाइप का खिलाते भी हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन टाइप का। तो वो सब चीजें बहुत होने लगी है अभी। तो मेरे को ये देख के अच्छा लगता है। एंड यही है कि स्कूल सिस्टम को ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। एंड हर चीज का स्टडी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई का ही स्टडी करें। आप कोई भी आर्ट फॉर्म का भी स्टडी कर सकते हैं, आप थोड़ा पढ़ाई का भी स्टडी कर सकते हैं। दोनों चीज बैलेंस हो सकता है। एक टाइम पे तो थोड़ा बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज भी जरूरी है, साथ साथ ये सब चीज के जनरल नॉलेज जरूरी है। एंड यही है बस स्कूल्स में थोड़ा कि बच्चे ग्रो करते करते ही अपना टैलेंट समझ पाए कि क्या उनको ज़्यादा पसंद है और बाद में वो फॉलो कर पाए। करेक्ट। सो अगर वापस से कभी मौका मिले टू गो बैक टू योर टाइम की 10 साल 11 साल की उम्र में, तो डू यू थिंक कि कोई और भी चीज़ यू कुड हैव डन डांस के अलावा, या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हर इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। करेक्ट। डांस के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो विच ब्रिंग्स पीस टू यू? सिंगिंग।
अच्छा। और बास्केटबॉल खेलने में। बास्केटबॉल खेलने में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, और सिंगिंग हम सुरीले हैं नहीं, पर मेरे को गाना इतना पसंद है, इतना पसंद है। हम दिन भर गाते हैं, भले मतलब अच्छा नहीं गाते हैं, पर हम गाते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में एक्चुअल में मेरे दोनों भाई, मम्मी पापा सिंगिंग करते हैं। ओके। और मम्मी और बड़े भाई क्लासिकल सीखे हुए हैं, सिंगिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, पर मेरा ही पता नहीं कैसे सिंगिंग अच्छा नहीं है, हम डांस में निकल गए। वैसा। बट इट्स लाइक फैमिली में सब क्रिएटिव पीपल हैं, सब म्यूजिक से ही रिलेटेड ज्यादा है, ऐसा है। तो अगर फ्यूचर में मौका मिले लाइक टू चेंज दिस, सिंगिंग में जाने का, डू यू थिंक कि ऐसा डांसिंग कर लिए, इतने साल डांसिंग कर लिए, लेकिन कुछ मिसिंग है, तो वन शुड चेंज, और जो, या फिर सेफ रहना चाहिए कि अब डांस इतने साल कर लिए तो उसको ही कंटिन्यू करो? मेरे को लगता है कि दोनों, जो मतलब जैसे मेरे को सिंगिंग पसंद है, वो भी म्यूजिक से ही रिलेटेड है, तो ये चीजें तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कि हम गा भी रहे हैं और हम डांस भी कर सकते हैं, तो वो एक ऐड ऑन हो जाएगा मेरी चीज में। नहीं, मेरे को ऐसा तो नहीं लगता है कि डांस कर लिए इतने टाइम तो मेरे को कुछ और करना चाहिए। डांस में मेरे को मजा आता है, मजा आता था, और अभी भी मजा ही आएगा, और बाद तक मेरे को लगता है मजा ही आएगा वो। अगर हम शायद डांस प्रोफेशनली भी एक टाइम पे नहीं कर रहे होंगे, या मेरी एज भी हो गई होगी जब हम प्रॉपर कर नहीं पा रहे होंगे, पर फिर भी मेरे को तब शायद डांस हिल लेने में भी इंजॉय आएगा कि यार मजा तो आता है करने में। तो वो तो है, एक फीलिंग उसमें है ही वो, मतलब अपन जैसे इन जनरल भी इंसान पार्टी वार्टी जाता है तो अपने आप ग्रूव करता है, गाना सुन के अपने आप ग्रूव करता है, तो मजा तो आता ही है। ये होता है, लेकिन फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज पे इंसान वो नहीं करता ना, कि या आपका चॉइस नहीं होता कि मेरे को यही करना ही है हमेशा, कि तो आप उस पे वर्क करें या फ्री हो जाएं उस चीज के साथ। पर हमारा जिनको करना था तो वो तो वही माइंडसेट लेके चले कि यार मेरे को अब यही करना है, तो फिर वो इंसान खुल जाता है, धीरे धीरे वो इजी हो जाता है फिर। तो वर्तिका, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है डांसर्स के बारे में, लोग समझ नहीं पाते? ओके, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी अभी हमारे में ऐसा है कि एक टीवी रियलिटी शो और एक है अंडरग्राउंड। मतलब टीवी रियलिटी शो कमर्शियल और एक वर्कशॉप्स एंड ऑल। नहीं, अभी बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, डिफरेंट है ये थोड़ा। अंडरग्राउंड वाली चीजें और कमर्शियल मतलब अब हम लोग टीवी पे आगे करने लगे, कोरियोग्राफीज होती है सिर्फ, और अंडरग्राउंड बैटल्स। अच्छा, तो उसमें डांस बैटल्स होते हैं, और वहाँ पे म्यूजिक रैंडम बजाया जाता है, मतलब अलग अलग म्यूजिक आप ऑन स्पॉट फ्रीस्टाइल करना है। तो अभी एक बहुत अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग या क्या बोलेंगे उसको पता नहीं, पर हाँ वैसा ही मेरे को लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बार जैसे हम कुछ लोगों से मिले अंडरग्राउंड के, तो अभी वो लोग भी बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और जो इधर है शो वाले में, मतलब जो अंडरग्राउंड में है वो भी मेहनत कर रहे हैं, जो शो में है वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, मतलब वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, हाँ इक्वल मेहनत कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब वही है कि सबके लाइफ में कुछ का स्ट्रगल, मतलब टाइम का डिफरेंस होता है, कभी किसी को जल्दी थोड़ा, किसी को थोड़ा बाद, तो वो डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। पर दिक्कत क्या है, अपनी सोसाइटी का भी या है वो मतलब है, जो वो बात है रियल है, मतलब कुछ कर नहीं सकते उसका, वही चलता आ रहा है। अभी क्या है कि अब जो अंडरग्राउंड वाले हैं उनको ज्यादा लोग जान नहीं पा रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जो टीवी में आ गया है उनको लाइमलाइट नहीं मिल रही है। हाँ, लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है। टीवी में जो आ गया अब उसको लोग जान रहे हैं, तो अब अपने सोसाइटी का भी माइंडसेट है ना, टीवी है तो मतलब ऐसा है, ह्यूज है, तो वो ही फेमस है, वही है। और जो इधर भी मेहनत कर रहा है डांस के लिए, सेम ही चीज के लिए, सेम आर्ट, उनको पहचान नहीं मिल रही, उनको पहचान नहीं मिल रही। तो कई बार इनके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि यार हम भी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, पर हम वैसा नहीं हो पा रहे। तो एक आपस में कुछ लोगों का जो समझ रहा है कि नहीं यार अब उनको मिल गया है तो क्या कर सकते हैं, कुछ उनकी गलती थोड़े है, वो तो सोचे और गए तो हो गया। पर कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है हम समझ सकते हैं, ये बुरा लगता होगा कि यार इतने टाइम से कर रहे हैं, मेरी फैमिली में हमको भी संभालना है, चीजें करनी है मेरे को, क्योंकि उसके थ्रू ही बाद में कमाएंगे भी ना, अगर हम प्रोफेशनली ही वही कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो मेरे को लगता है कि पर ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कई बार लोगों को लगता है कि बिना कुछ किए पहुंच गए हैं वो लोग वहां पे, मतलब टीवी वाले लोग बिना कुछ किए पहुंच गए, पर वैसा नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम
किए उस चीज के लिए वर्क, हम तब वहां पहुंचे। हाँ, बस वो वो स्ट्रगल नहीं लोगों को पता नहीं चलती। वो मेरा चॉइस था कि मेरे को टीवी ऑडिशन देना है, क्योंकि मेरे को इतना बैटल्स पता नहीं था तब तक। हाँ, कभी हम एक्सप्लोर नहीं किए थे, क्योंकि हम जिस जगह पे वहाँ पे वैसा नहीं होता है। जो हम देखे थे सिर्फ टीवी देखे थे, वो कोरियोग्राफी वाला ही परफॉर्मेंस देखे थे। तो हम उस चीज से वो हुए कि मेरे को ये करना है, तो हम वो चीज फॉलो किए। पर अब मेरे को ये समझ में आया है कि दोनों चीज आना चाहिए। जैसे हमको कोरियोग्राफी भी करनी आती है, पर मेरे को फ्री स्टाइल भी करना आना चाहिए। तो अब हम ये चीज भी सीख रहे हैं और अब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कर रहे हैं। पर मेरे को यही है कि वो लोग को भी एक तरीका मिलना चाहिए कि वो लोग भी लोगों तक पहुंचे। देखिए अब तो वैसे सोशल मीडिया आ गया है, लोग देखते हैं जो है अच्छा है, लोगों को आ जाता है, फीड पे देख लेते हैं। जैसे हम डांसर्स हैं, डांस के वीडियोस ज्यादा देखते हैं, तो डांस के अपने को एक्सप्लोर में ज्यादा आ जाते हैं। तो अब तो प्लेटफॉर्म मिल गया है चीजों को। पर बस वही है कि वो एक मेरे को लगता था कि लोगों को लगता है कि बिना मेहनत किए पहुंच रहा है आदमी वहां पर, वैसा नहीं है कई बार। वो लोग मिसजज कर लेते हैं। हाँ, वो कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बदलाव आए हैं क्या डांसिंग इस पूरे एनवायरनमेंट में, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बताना चाहो? चेंजेस, हाँ, एनी चेंजेस, जैसे कि ड्यूरिंग योर स्ट्रगल इट वाज लाइक डांस प्लस का सीज़न आया और इस तरह से शोज़ होते थे, तो उसमें यू यूज्ड टू पार्टिसिपेट। लेकिन अब सोशल मीडिया का इतना लहर चल रही है, तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में कोई चेंजेस आए हैं जो एस्पायरिंग डांसर्स को अगर पता चल जाए तो दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट और अपने टैलेंट को दिखाने का मौका उनको मिले? कोई ऐसा कोई अभी रिसेंट में कोई अपडेशन है? नहीं, ऐसा कुछ चेंज तो मेरे को मतलब नहीं वैसा लगा। बस यही है कि थोड़ा ये इम्प्रूव भी हो गया है कि अब इंसान कुछ उसको मतलब आर्ट अपना लोगों तक पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया है उसको हेल्प करने के लिए कि वो वीडियोस डाल सकता है, तो लोग देखेंगे। क्योंकि अब लोग टीवी भी ज्यादा नहीं देखते हैं, फोन ज्यादा देखते हैं, तो वो इजी एक वे हो गया है कि लोग अपना जितना, और कई बार ऐसा अब सोशल मीडिया में ऐसा भी हो गया जैसे यूट्यूब वगैरह पे कि आप जितने कंटेंट्स रेगुलरली शेड्यूल डालेंगे तो उतना ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचता है उसमें। तो वो भी एक बेनिफिशियल तरीका है कि आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। तो वो भी एक बेस्ट चीज दिस इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली देखा जाए। पहले तो वी वर डिपेंडेंट कि ऑफलाइन ही अपीयर करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन भी इफ यू आर वर्किंग हार्ड तो वीडियो अपलोड करो, रीच पहुंच जाएगी लोगों तक। वर्कशॉप्स भी ऑनलाइन हो जा रहे हैं अभी, तो बहुत सारी चीजें। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया की, तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। पर मतलब एक चीज और है, जैसे पहले वही चीज जो पहले, लेकिन जो जैसे शोज वोज में भी, टीवी में भी, जो वो एक बात था कि जो आ जाता था टीवी में, या कुछ ही लोग थे जो जैसे डांस के ही फील्ड में, जैसे धर्मेश सर लोगों का टाइम था, राघव भाई लोगों का जो टाइम था वो एक अलग टाइम था। इधर लोगों को इतना पता नहीं था, सिर्फ डांस क्या, तो कम लोग थे, डांस करने वाले कम लोग थे, तो इसलिए वो दिमाग में बैठ चुके हैं अपने। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। पर अब का जो टाइम आ गया, जो टीवी में भी आ रहे हैं, लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इतने सारे लोग उस फील्ड में हो गए, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अब लोगों को ध्यान नहीं रहता है तो वो जो मार्क, तो लोगों के लिए उस टाइम कहीं ना कहीं इजी नहीं बोलेंगे, मेहनत तो करना ही पड़ता था, पर दिखना लोगों में वो था, क्योंकि रेयर लोग थे, कम लोग थे। अभी कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें उभर के आना थोड़ा सा और डिफिकल्ट, मतलब स्ट्रगल ज्यादा है और उस चीज को लेके, क्योंकि अब सब वीडियो डाल रहे हैं। जिनको डांस प्रोफेशनली नहीं सीखना है, एक ऑफिस वाले बंदे को भी चिल मारने के लिए डांस सीखना है, तो वैसे भी लोग वीडियोस डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। तो अब सब मिक्स हो गया है, सब कुछ ऐसा हो गया है, डांस वाला भी, जिनको प्रोफेशनल नहीं करना है वो भी, तो बहुत लोग डांस कर रहे हैं, सीरियस डांसर्स नहीं रहे सब, और वो कंटेंट भी बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो गया है कि सब कंज्यूम हो रहा है। करेक्ट। तो जो रियल डांसर्स हैं, जो सीरियस डांसर्स हैं, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। तो कैजुअल डांसर और सीरियस डांसर में क्या फर्क है? हाँ, पर वही है कि फर्क तो ऑफ कोर्स दिखेगा, मतलब तो लाइक नहीं, द पॉइंट इज कि आज की तारीख में डांसिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, और व्हेन यू गो एंड परफॉर्म एंड डू सो मेनी वर्कशॉप्स, तो ऐसा कभी होता है कि बहुत अजीब फील होता है कि योर सीरियस बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड लाइक दैट, कि बहुत कैजुअली लोग ले रहे हैं, और बहुत मतलब उनको समझाना पड़ रहा है कि इतना मुश्किल काम है, बैकग्राउंड में इतनी मेहनत होती है, उसके बाद तुम लोग इसको इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? तो ऐसा कभी फीलिंग आता है कि
लोग इस बिजनेस को समझ नहीं रहे हैं, सामने वाले की मेहनत को नहीं समझ रहे हैं। तो अभी जैसे मतलब ऐसा तो एक्सपीरियंस हम कभी इतना ऐसा किए नहीं कि कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। जो आया है सीखने फिर वो सीखता है। पर हम ऐसा एक बार मेरे वर्कशॉप में, एक बार नहीं वर्कशॉप्स में ऐसा हुआ है बहुत बार कि लोग फोन निकाल के ऐसा रिकॉर्ड करते हैं। वो मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, क्योंकि आप जब सीखने आए हो तो आप सीखो, आप मेरे को रिकॉर्ड मत करो कि लोगों को दिखाएंगे जाके कि इसको देखें, ये उसका देखो। तो फिर कोई सेंस ही नहीं है ना, सीखने आए हो तो फिर रिकॉर्ड करोगे तो ये चीज मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है। हाँ, पर ऐसा ऐसे वैसे एनर्जी में कोई मेरे को कभी ऐसा फील नहीं करा है कि अरे क्या, because you have appeared in school, maybe you have gone school में भी you have given live performances, है ना? तो वहाँ पे कोई embarrassing चीज हुई या बच्चे मस्ती करते हैं तो you felt bad कि मेरे परफॉर्मेंस के दौरान ऐसी चीजें कर रहे हैं, ये कि वैल्यू नहीं कर रहे वैसा वाला। जो लाइव ऑडियंस को जब सिंगिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं तब सिंगर को डांसर को दिक्कत तो होती है, ऑडियंसेस कमेंट मारते हैं और बहुत सी चीजें अपन देखने को मिलती है जो न्यूसेंस होती है। तो हैव यू आल्सो गॉन थ्रू दिस? तो ऐसा हुआ है कि मतलब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पर ऐसा हुआ है कभी कि जब ऑडियंस में जैसे अपन परफॉर्म किए, खत्म किए परफॉर्मेंस, और ऑडियंस क्लैप नहीं करती, ये एनर्जी नहीं देती, ब्लैंक ऑडियंस। हाँ, या स्टार्टिंग में भी जैसे अपन एंटर किए परफॉर्म करने वाले थे, होता है ना अपलॉज करते हैं, हाँ, मतलब थोड़ा मोटिवेशन दे, एनर्जी तो दे यार। जो ऑडियंस मेरे को देख रही है, जो एक्साइटेड थी, लोग बता रहे थे कि यहाँ के ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, जब आ रहे हैं तो ठंडे पड़े हैं सब, थोड़ा एनर्जी दिखा यार। और क्रिएटिव इंसान को यही तो चाहिए। हाँ, थोड़ा पैसे से ज्यादा उसको रिस्पेक्ट चाहिए या वो अप्रिसिएशन चाहिए, और वो नहीं मिलती तो अच्छा नहीं लगता। वो परफॉर्मेंस से पहले अजीब सा लगता है कि आर यू नॉट वांटेड। करेक्ट। फिर लगता है कि हम यूं ही बुला दिए गए, तो फिर वो आउटपुट भी नहीं आ पाता है। बस उस वक्त यही लगता है कि बस मेरे को डांस पसंद है और मेरे को करना है, तो फिर हम अपना तो अच्छे से करते हैं, बस वही। पर ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस ऑडियंस के लिए वहाँ गए हैं कि बुलाया गया है, लोग बहुत पसंद करते हैं एरिया में, तो खुश होकर आदमी जाता है, और वो ऑडियंस ही एनर्जी नहीं दिखा रही तो अपने को अच्छा तो नहीं लगेगा। और ये वर्कशॉप्स वाले मेरे को ये फोटो वीडियो निकालने, जब हम सिखा रहे हैं तब फोटो वीडियो नहीं निकालना चाहिए। वो ऐसा हो जाता है। हाँ, हम लोग सब लोग बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तब उसको हमको जो बात कर रहे हैं उसको चाहिए तो रिकॉर्ड। और फिर क्लास का वीडियो वैसे भी पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक कैमरामैन है जो सब रिकॉर्ड कर रहा है, आपको मिल जाएगा। क्यों वो करना है, मतलब खुद के फोन में लेके जाना है कि आज ही दिखाना है मेरे को कि ये देखो। पर क्यों? तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट भी होती है आर्टिस्ट की, तुम सिर्फ सीखने नहीं आए हो, तुम सिर्फ मिलने और देखने आए हो। फिर पता चल जाता है कि ये कैजुअल है या सीरियस है। तो वो वैसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। तो ऑडियंस को समझ में आ गया है कि हाउ यू शुड बिहेव। मेरे क्लास में फोन लेके मत आना सीखते वक्त। सो थैंक्स वर्तिका, आपने इतना समय दिया पॉडकास्ट के लिए, बहुत सारी बातें पता चली, हमारी ऑडियंस को भी आपका पर्सनल रूप पता चला कि एज इन हम हमेशा पर्दे के पीछे देखा, टीवी के सामने देखा है, बट पर्सनली आप कैसा सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, डांस आपके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आज पता चली। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। एक अपील हमारी ये है कि आप जो व्यू कर रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम और भी बेहतर और भी बड़े गेस्ट को लेके आएँ और अलग अलग कंटेंट लेके आएँ, ताकि आपको हम वो चीज़ें बताएं जो उन्होंने सीखी है और आपके काम आएगी। सो बात यही है कि जब हमने ये पॉडकास्ट की शुरुआत की थी तो हमें एक सिंपल मैसेज आप लोग तक पहुंचाना था कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। लोग टेम्प्रेरी मोटिवेशन, टेम्प्रेरी प्लेजर को देख के चीज़ें करने की सोचते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और अपने साथ जो आप सेल्फ टॉक करते हैं वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। So all the best for that, and stay tuned for the next podcast, which will definitely be rocking. Thank you.